दोस्तों, एक ऐसी प्रथा जिसने न जाने कितने बचपन छीने, कितने सपने तोड़े, कितनी जिंदगी बर्बाद की, कितनी डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसे मानसिक तनाव के शिकार हुए, शारीरिक समस्याएं झेली, परिवार में समस्याएं बढ़ी, रिश्ते खराब हुए, फ्यूचर खराब हुए, कितने शिक्षा से दूर हुए, कितने घर उजड़ गए, कितने जीवन गरीबी से उभरने के बजाय बोझ तले दब गए। यहाँ तक कि आने वाली अगली पीढ़ी भी इसका शिकार हुए। एक पूरे परिवार के साथ साथ समाज को भी पीछे ढकेलने में एक मजबूत भूमिका निभाई, जिसको आसान शब्दों में बाल विवाह कहते हैं। ये जितना कहने और सुनने में आसान लगता है, इससे कई गुना इसके पीछे गंभीर समस्या रही है, जो ना सिर्फ भारत की बल्कि ग्लोबली मेजर सीरियस प्रॉब्लम रही है, जो आज भी कई जगहों पर देखी जाती है, जो देश, समाज, परिवार और जीवन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को ऐसा करना सही क्यों लगता है, और बाल विवाह कितना गलत और नुकसानदायक साबित होता है, और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बाल विवाह ये एक ऐसी प्रथा है जो भारत की परंपरा और संस्कृति के लंबे इतिहास की गहराइयों से जुड़ा है, जिसका मतलब है कि बच्चों की 7 से 8 साल की उम्र में ही शादी करा दी जाती थी। हालांकि इस समय के अनुसार बदलता गया, मगर शुरू में शादी के लिए इतने साल का होना काफी होता था। यानी जिस उम्र में बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग निकल कर बाहर आती हैं, इसके अलावा और भी कई खूबियाँ धीरे धीरे निकलकर बाहर आना शुरू होती हैं, जैसे गलत और सही में फ़र्क पहचानते हैं, अंदर के टैलेंट्स बाहर आने शुरू होते हैं, फैमिली और सोशल अवेयरनेस बढ़ती है, एकेडमिक ग्रोथ होती है और फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं। उस उम्र में शादी के बंधन में बांध दिए जाते थे, जिन्हें ये तक नहीं पता होता कि शादी का असली मतलब क्या होता है, मगर परिवार और समाज सबके लिए ये अच्छा होता था, और ये जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा मानते थे, क्योंकि इसकी शुरुआत ही कुछ ऐसी हुई थी। अगर हिस्ट्री देखें तो इसकी शुरुआत 500 BC के समय के दौरान हुई, जबकि इससे पहले के समय में जब लोग जीवन जीते थे तो लड़कियों को शिक्षा लेने की अनुमति थी और कुछ भी करने की पूरी फ्रीडम रहती थी, और शादी भी तभी होती थी जब लड़का लड़की दोनों शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो जाते थे, क्योंकि उस वक्त ना ही कोई सुरक्षा को लेकर कोई चिंता रहती थी, जैसा कि मेडिवल पीरियड के समय लोग दुश्मनों से लड़कियों को बचाने के लिए जल्दी शादी कर दिया करते थे। इसके अलावा ना ही कोई इज्जत का डर रहता था, और ना ही कोई सोशल शेम की प्रॉब्लम, और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ था जो ये बताए कि लड़कियों की बचपन में शादी कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि धर्म के अनुसार भी किसी की शादी बचपन में नहीं हुई थी, चाहे रामायण में राम और सीता जी की हो, या महाभारत में 5 पांडवों की हो, या कृष्ण जी की हो, या फिर शिव पुराण के अनुसार शिव और पार्वती जी की हो। किसी की शादी बचपन में नहीं हुई थी, सब कुछ समय के अनुसार होता था, जो कि वैदिक युग के समय में भी रहा। मगर इस युग के बाद धीरे धीरे बदलाव होने शुरू हुए। कुछ जगहों पर यह प्रथा बनने लगी। जैसे टाइमलाइन के अनुसार समझने की कोशिश करें तो 1500 BC से पहले जब लोग ट्राइबल लाइफ जीते थे तो सब कुछ समय के अनुसार करते थे। हालांकि कुछ जगहों पर विकसित सभ्यता भी थी, जैसे सिंधु सभ्यता, जो एडवांस लाइफ जीते थे। इसके बाद वैदिक पीरियड शुरू हुआ जो 500 BC तक रहा। इस बीच कई ग्रंथों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद, जिसे 1500 to 1200 BC के बीच लिखा गया, जिसमें प्रकृति के देवता जैसे सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण और सामाजिक समृद्धि पर जोर दिया गया। इसके अलावा यह भी पहली बार था जब 4 वर्ण मेंशन किए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिन्हें वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। मगर इस वक्त इन्हें कर्म के अनुसार पहचान मिलती थी। मतलब अगर कोई चाहे तो पूजा पाठ करके ब्राह्मण बन सकता था, और अगर चाहे तो युद्ध करके क्षत्रिय बन सकता था। इसके बाद यजुर्वेद की रचना अप्रोक्स 1200 to 800 BC के बीच हुई, जिसमें हवन विधि जैसी चीजें मेंशन की गई, जो ब्राह्मणों के लिए इम्पोर्टेंट बनी। इससे इनकी पकड़ समाज में मजबूत होने लगी। फिर 800 to 500 BC के बीच उपनिषदों की रचना हुई, जिसमें ज्ञान और ध्यान पर जोर दिया गया, जैसे आत्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है, जो फिलॉसफी के लिए जाना जाता है। इन समय के दौरान धीरे धीरे कई बड़े बदलाव दिखने शुरू हुए, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी और कॉम्प्लेक्स होने लगी। ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा महाराजा धार्मिक मर्यादाओं को अपनाना शुरू किया, जिस कारण यज्ञ प्रथा और ब्राह्मणों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। वर्ण व्यवस्था जो कर्म के अनुसार था वो अब जन पर आधारित होने लगे। समाज में ऊंच नीच के भाव मजबूत होने लगे, सामाजिक असमानताएं बढ़ने लगी, शूद्रों को वेद पाठ और यजना से रोका जाने लगा। साथ ही महिलाओं की भी स्थिति नीचे गिरने लगी। इनकी शिक्षा, धार्मिक अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म होने लगी। बदले में पतिव्रता और नियमित पत्नी की छवि बढ़ी, साथ में मर्यादा में रखने की सोच मजबूत होती गई।
लड़कियों का होना अब बोझ लगने लगा, जो घर के भीतर रहे तो ही अच्छा था। सबसे बड़ी चीज इनकी पवित्रता और शुद्धता पर सवाल उठने लगे, जो बचपन में शादी करने की एक असली वजह बनी, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जो इसे बढ़ाने में घी का काम किया उसके बारे में जान लेते हैं। वर्ण व्यवस्था कर्म के बदले जन पर आधारित हो चुकी थी। ब्राह्मणों ने हवन, यज्ञ, दान, तप और वेद पाठ को समाज में मूल धर्म के रूप में स्थापित किया, जिसके बाद घर का उद्देश्य बन गया ब्राह्मणों को दान देना, हवन यज्ञ करवाना। जैसे अगर देखें कितने प्रकार के दान होते हैं तो ये गिनते गिनते थक जाएंगे, फिर भी कुछ गिना देता हूँ। सबसे पहले जन्मोत्सव दान, जो बच्चों के पैदा होने पर दिया जाता है। यहाँ से सिलसिला शुरू। गौदान, भूमि दान, सरोवर दान, वस्त्र दान, अन्न दान, तिल दान, वाहन दान, दुग्ध दान, धन दान, कंचन दान, पादुका दान, कंबल, धोती दान, शयन दान, कलश दान। मतलब जन्म से लेकर मरण तक अलग अलग तरह के दान देने का नियम बनाया। यही नहीं, मरने के बाद भी पिंड दान और पितृ दान दिए जाते हैं। इसके अलावा हर जगह राजतंत्र डेवलप होने लगे। राजा सिर्फ अपने राज्य के रक्षक नहीं बल्कि धर्म के भी रक्षक बनने लगे। राजसू, अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए करने लगे। राजा और ब्राह्मणों का गठबंधन बना। राजा रक्षा दे तो ब्राह्मण धार्मिक अधिकार दे, जिस कारण नई धार्मिक सोच जन्म लेने लगी। लोग ब्राह्मणों के यजना और पाखंड से परेशान होने लगे। कुछ लोगों में अध्यात्म का और अहिंसा के विचार उभरने लगे, जो बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म के रूप में 600 BC में उभर कर आए। समय के अनुसार वैदिक पीरियड समाप्त हुआ। जो बदलाव होने थे वो हो चुके थे। समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति कुल की शुद्धता का महत्व बढ़ चुका था। लड़कियां पराया धन और बोझ के समान लगने लगी थी, जो शिक्षा के साथ साथ समाज के सभी अधिकारों से वंचित हो चुकी थी। जैसा कि पहले ही बताया, यहाँ तक कि ज्यादा समय तक इनका कुंवारी रहना भी घर में अशुभ होने लगा। इनकी प्योरिटी और कैरेक्टर पर बड़े सवाल थे, जो समाज में इज्जत खोने का डर बन गया। इसलिए ब्राह्मण और ऊंचे वर्ग के लोग इसे बनाए रखने के लिए जल्दी शादी करने लगे। कुछ राजा महाराजा इसे राजनीति और समझौते के तौर पर अपनाने लगे, जैसे दोस्ती बनाने के लिए, वंश और विरासत को जोड़ने के लिए, दुश्मनी रिश्तों में बदलने के लिए, युद्ध रोकने के लिए। मगर ये इन तक ही सीमित था। यूँ कहे तो कुछ राज्यों और ऊंचे वर्ग के लोग खास स्थितियों में ही ऐसा करते थे। आम लोग अभी इससे बिल्कुल अनजान थे। इसी तरह कुछ समय और बीता, फिर 200 BC से 200 CE के बीच धर्मशास्त्र की रचना की गई, जैसे मनुस्मृति, जिसमें सामाजिक कानून और धर्म नियम मेंशन किए गए। जैसे वर्ण व्यवस्था जो जन पर आधारित हुआ, वह पूरी तरह धार्मिक रूप से मजबूत किया गया। इसके अलावा वर्ण अनुसार शादी, वर्ण अनुसार अधिकार और दंड, बाल विवाह, स्त्री धर्म, पुरुष और महिलाओं के अधिकार जैसे कई नियम कायदे बनाए गए, जो अब पूरी तरह धार्मिक बन चुके। वर्ण व्यवस्था इस कदर मजबूत हुए कि ज्यादातर चीजें इन्हीं पर डिपेंड होने लगी। जैसे एक शूद्र ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता था, बाद में कर भी लिया तो इसके अलग अलग नियम थे। जैसे एक शूद्र पुरुष ब्राह्मण महिला से शादी कर लेता है तो ये शर्म की बात है, और एक ब्राह्मण पुरुष अगर शूद्र महिला से शादी कर लेता है तो ये अधर्म है। वर्ण अनुसार अधिकार अलग हुए। जैसे शूद्र को किसी भी प्रकार का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं थी, जैसे वेद पाठ, धर्मशास्त्र, किसी भी चीज का अध्ययन नहीं कर सकते थे। मनुस्मृति के अध्याय 8 श्लोक 272 में लिखा है कि अगर शूद्र धर्म उपदेश करे तो उसके कान और मुंह में खौलता हुआ तेल डाल दिया जाए। इसके अलावा ना ही कभी पूजा पाठ में बैठ सकते थे और ना ही कभी पुजारी बन सकते थे। फिर भी गलती से अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को ज्ञान देने की कोशिश करता है तो इनके लिए दंड भी अलग थे, जैसे हाथ काट देना, जीभ काट देना, जीवित जला देना। ऐसे कई क्रूर दंड दिए जाते थे। ना ही कभी राजनीति और शासन में भाग ले सकते थे, जैसे कभी राजा, मंत्री, सेनापति, न्यायाधिकारी नहीं बन सकते थे। ना ही कभी अच्छे कपड़े और गहने पहन सकते थे। ना ही कभी अपनी इच्छा अनुसार कोई व्यवसाय चुन सकते थे। यहाँ तक कि शांति से सुखी जीवन भी नहीं जी सकते थे। इनके खाने पीने पहनने तक सब कुछ सीमित और नियमित था। यानी कभी भी ऊंचे वर्गों की जगह से पानी नहीं पी सकते थे। उनके किसी भी चीज को छू नहीं सकते थे। छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी, जिसको निभाना धर्म माना गया। इन सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किए जाते थे। जैसे महिला होना ही स्वतंत्रता छीन ली गई थी, मगर शूद्र महिलाओं के लिए तो और भी कम थी। हमेशा पिता पति के अधीन रहती थी। ना कोई इच्छा, ना कोई इज्जत, ना कोई सुरक्षा। कब क्या गलत हो जाए कोई अंदाजा नहीं रहता था। ऊंचे वर्ग से शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करना धर्म के अनुसार पाप माना गया। वहीं अगर ऊंचे वर्ग फिजिकली इन्वॉल्व होते थे तो उन्हें दासी के रूप में देखा जाता था। मतलब ऐसा करते वक्त छुआछूत नहीं देखते थे और ना ही तब पाप लगता था। इसके अलावा एक और प्रथा अपनाई गई थी देवदासी का, जो शुरू में तो मंदिरों और भगवान की धार्मिक सेवा के लिए बनाई गई, जिन्हें सम्मान भी मिलता था। मगर बाद में लोकल राजा, अमीर लोग और पुजारियों द्वारा सेक्सुअली हैरेस किया जाने लगा, जिस कारण ये प्रथा बिगड़ गई।
इस तरह की मूवीज भी हैं जैसे श्याम सिंह राय हो गई, महाराज हो गई। महाराज तो सच्ची घटना पर आधारित एक अच्छी फिल्म है, चाहो तो आप देख सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आए तो ऐसे कई शर्मनाक और गलत काम किए गए जिन्हें धर्म का नाम दिया गया। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्रिटिसाइज किया था और इसीलिए दलित इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। एक और वजह थी जेंडर इक्वालिटी की, मतलब पुरुष और महिलाओं को एक समान अधिकार नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बाल विवाह जहां पर बहुत रेयर होती थी, वो धार्मिक नियम कानून लागू होने के बाद ब्राह्मण और ऊंचे वर्गों में आम होने लगी। ये पहली बार था जब बाल विवाह को धार्मिक रूप दिया गया। वैसे तो डायरेक्टली ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, मगर इनडायरेक्टली ऐसी कई सारी चीजें धार्मिक बताई गई जो ऐसा करने पर मजबूर करती थी। पहला, स्त्री की पवित्रता और वर्जिनिटी को धर्म बनाया गया। जैसे मनुस्मृति के अनुसार एक कन्या का कुंवारी और पवित्र रहना अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो विवाह के समय एक धर्म अनुकूल दान माना गया। दूसरा, पितृ ऋण और कन्यादान का धर्म। पितृ ऋण को पितृ दोष भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा ऋण जो पूर्वजों के कर्मों और दोषों के कारण संतान को प्राप्त होते हैं। पिता कन्यादान से पितृ ऋण चुका सकता है। इसीलिए पिता का कन्या का दान करना एक धार्मिक जिम्मेदारी बन गई, भले ही कन्या छोटी उम्र की ही क्यों न हो, क्योंकि यह भी मेंशन है कि अगर पिता को पुत्री के योग्य वर मिल जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तीसरा, स्त्री की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का डर। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। इसके अनुसार कन्या को विवाह से पहले पिता की, विवाह के बाद पति के और उसके बाद पुत्र के अधीन रहना चाहिए। कन्या को जवान होने से पहले विवाहित कर दे तो उसकी स्वतंत्रता पर नियंत्रण बना रहेगा। चौथा, वर्ण व्यवस्था और जाति शुद्धता। मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मजबूत किया, तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कन्या का अपने ही वर्ग में जल्दी विवाह कर देना एक धार्मिक नियम बन गया। अगर ऐसा नहीं होता तो कन्या के बड़े हो जाने पर इंटरकास्ट विवाह करने का खतरा बढ़ता, इसीलिए बाल विवाह से वर्ण शुद्धता बनाए रखी गई। पांचवा, मनुस्मृति के अनुसार कन्या को समय पर विवाहित नहीं किया गया तो पिता को पाप लगेगा और कन्या अपवित्र हो सकती है। इस धारणा से लोगों ने जल्दी विवाह करने को धर्म समझा और इस तरह लोगों ने इसे धर्म का एक हिस्सा मान लिया और बाल विवाह इस तरह एक धार्मिक परंपरा बन गई। इसके अलावा भी कई कारण थे, जैसे गरीबी, जिम्मेदारी से जल्दी छुटकारा पाना, क्योंकि ज्यादा समय तक लड़कियों का घर में रहना बोझ लगने लगा था, जिसे धार्मिक रूप में अशुभ का नाम दिया गया। इसके अलावा सामाजिक दबाव, दहेज से बचने के लिए कम उम्र में शादी करने से दहेज कम देना पड़ता था, इसलिए भी लोग जल्दी शादी करते थे। मनुस्मृति के अनुसार शादी के लिए लड़की की उम्र 8 साल होना काफी होते थे। इसके भी अलग अलग नियम थे। अगर लड़की 8 साल की हुई तो उसकी शादी 24 साल के पुरुष के साथ हो सकती है, और अगर लड़की 12 साल की हुई तो उसकी शादी 30 साल के पुरुष के साथ हो सकती है। अगर फिर भी शादी नहीं हुई तो पिता को चिंता करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में मेंशन है। लेकिन ज्यादातर मामला यहाँ तक पहुँचता नहीं था, क्योंकि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना धर्म का पालन और शुभ माना जाता था। मगर बौद्ध और जैन धर्म, जिनका जन्म इन अंधविश्वासों के कारण हुआ, इन्होंने वर्ण व्यवस्था और बाल विवाह का जमकर विरोध किया, मगर इसका असर सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहा। बाकी सामान्य हिंदू समाज में ये चीजें समय अनुसार बढ़ती ही गई। 200 सी 500 सी के बीच ब्राह्मण और ऊंचे वर्गों में ज्यादा फैला। इसके बाद 500 to 800 सी के बीच जेंडर इनक्वालिटी खुलकर बाहर आनी शुरू हुई। शिक्षा और स्वतंत्रता केवल पुरुषों तक सीमित होने लगी। महिलाओं की भूमिका केवल घर और विवाह तक तय की जाने लगी। बोझ होने के नाते जल्दी विवाह करके आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारी से छुटकारा पाना अब समाज में आम होने लगे। इसके बाद 800 से 1200 सी के बीच राजपूत काल और बाहरी आक्रमणों का दौर आता है। राजपूत अपनी इज्जत को बरकरार बनाए रखने के लिए लड़कियों की सुरक्षा को लेकर घबराने लगे, जिसके चलते जल्दी विवाह कर देना एकमात्र सुरक्षा का उपाय लगा। इसके अलावा भी कई राजनीतिक फायदों के लिए किया करते थे, जैसा कि पहले ही बताया कि शादी करने से युद्ध तक रुक जाता था। फिर 1200 सी से 1700 सी के बीच मुस्लिम शासन काल आया, जिसे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल भी कहा जाता है। इन समयों के दौरान बाहरी शासकों से सुरक्षित न होना और पर्दा प्रथा के कारण बाल विवाह एक आम परंपरा बन गई। स्त्रियों की स्वतंत्रता और शिक्षा लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई। लड़कियों की जल्दी शादी मतलब इज्जत की रक्षा, ये सोच जड़ी जमा चुकी थी। इसके बाद 1700 से 1800 सी के बीच ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का शासन शुरू हुआ। ब्रिटिशर शुरू में तो इस पर कोई कानून लागू नहीं किए, क्योंकि वे धार्मिक भावनाओं से कोई टकराव नहीं चाहते थे। मगर इन समय के दौरान कहीं कहीं शादी की एवरेज एज घटकर 7 से 10 साल तक आ चुकी थी। ये सारी चीजें देखते देखते कुछ लोग जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले, ज्योतिबाई फुले जैसे कुछ महान लोग सामाजिक सुधार और बाल विवाह जैसे प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने शुरू किए। समाज में विवाह के बाद पति को स्वामी के रूप में पूजना महिलाओं के लिए धार्मिक कर्तव्य माना गया, जिस कारण सती प्रथा जैसी एक और प्रथा अपनाई गई थी। इसका मतलब होता था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्ती उसकी चिता पर जला देते थे,
जो कि ऐसा करना आम था, जिसके खिलाफ राम मोहन राय ने जबरदस्त आंदोलन शुरू किया, जिसके असर से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर 1829 में सती एबोलिशन एक्ट पास किया, जिसको बंगाली सती रेगुलेशन भी कहा जाता है। इसके बाद समाज में अब विधवा होना गुनाह होने लगा, क्योंकि विधवा को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, जिसके खिलाफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी कदम उठाए। फिर 1856 में ब्रिटिश द्वारा हिंदू विंडो री मैरिज एक्ट पास किया गया। इसके अलावा शिक्षा, जेंडर इनक्वालिटी, जाति व्यवस्था, बाल विवाह जैसे कई समाज सुधारक मुद्दों को लेकर इन लोगों ने आवाज उठाई। फिर 1860 में ब्रिटिश इंडियन पैनल कोड लागू किया। इसका मतलब था पूरे भारत में एक समान आपराधिक कानून लागू करना। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि भारत में बाल विवाह एक गैर सामाजिक प्रथा बन चुकी है। अगर वो सीधा इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो सामाजिक विरोध हो सकता है, इसीलिए लीगल कॉम्प्रोमाइज किया। आईपीसी के अनुसार बाल विवाह को अपराध नहीं माना, यानी कोई लड़की 7 से 8 साल की उम्र में भी लीगल मैरिज कर सकती थी, मगर जब तक उसकी उम्र 10 साल ना हो जाए वो फिजिकल नहीं हो सकती थी, वरना ऐसा ना होने पर इसे अपराध माना, जिसके लिए सेक्शन 375 के तहत रेप केस और सेक्शन 376 के मुताबिक पनिशमेंट डिटरमाइन किया। मगर ऐसा करना भी गलत साबित हुआ। 1889 में एक ऐसा केस सामने आया जो सबको झकझोर दिया। 10 साल की सस्पेक्ट जिसकी शादी 35 साल के पुरुष के साथ हुई, मगर सेक्सुअल असल्ट के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे भारत में हंगामा शुरू हुआ, जिसमें सुधारक बहराम जी मालबारी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया। इसमें सब कुछ सेम रखे गए, बस सेक्शन 375 और सेक्शन 376 में अमेंडमेंट की गई। जो कानून 10 साल पर लागू होते थे वो 12 साल पर लागू कर दिए गए। इसके बाद इसी तरह सब कुछ समय अनुसार चलता रहा। फिर 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया, जिसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। ये पहली बार था जब बाल विवाह को रोकने वाला कानून लागू हुआ, जिसमें लड़कियों की मिनिमम एज 14 साल और लड़कों की 18 साल रखी गई, मगर इसका असर लोगों पर कुछ खास नहीं पड़ा। फिर 1947 में देश आज़ाद हुआ, इंडियन गवर्नमेंट बनी, कुछ सालों में इंडियन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए। इसी बीच 1949 में शारदा एक्ट में भी अमेंडमेंट की गई, जैसे लड़कियों की मिनिमम एज 1 साल और बढ़ाकर 15 साल की गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, मगर ये पहला कदम था आज़ाद भारत की ओर से कि वो महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को गंभीरता से लेने लगा है। फिर 1955 में हिंदू विवाह प्रैक्टिस पर हिंदू मैरिज एक्ट पास किया गया, जिसके जरिए पहली बार कानूनी तौर पर विवाह, तलाक और पति पत्नी के अधिकारों को क्लियर किया गया। फिर 1978 में फिर से बदलाव देखने को मिले। शारदा एक्ट में फिर से अमेंडमेंट की गई, जिसमें लड़कियों की एज 3 साल और बढ़ाकर 15 से 18 साल की गई और लड़कों की 18 से 21 की गई। मगर असल में इतना सब कुछ करना काफ़ी नहीं था। कहने का मतलब ना इसका असर लोगों पर कुछ खास था और ना ही इसका कुछ खास मतलब निकलता था। जैसे पहला, ये सिर्फ रोकने वाला कानून था, कैंसिल करने वाला नहीं। यानी ये एक्ट सिर्फ शादी होने से पहले रोकने की कोशिश करता था। अगर शादी हो गई तो उसे कैंसिल करने का कोई साफ प्रोविजन नहीं था। दूसरा, बाल विवाह के बावजूद भी शादी लीगल मानी जाती थी, यानी लड़की की शादी 10 से 12 साल की उम्र में भी हो गई तो वैलिड मानी जाती थी, मतलब कानून तोड़ने के बावजूद भी मान्यता मिल रही थी। तीसरा, बहुत हल्की सजा, यानी पकड़े जाने पर सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की सजा, इसलिए लोग बिना डर के बाल विवाह करते रहे। चौथा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन कमजोर होना। शारदा एक्ट में कोई भी चाइल्ड मैरिज ऑफिसर, प्रोटेक्शन सिस्टम या फिर लड़कियों को सुरक्षा देने की कोई भी सिस्टमेटिक तरीका नहीं था। पुलिस और कोर्ट को भी ज़्यादा राइट्स नहीं थे। कहने का मतलब इसमें कई सारी कमियां थी, जिस कारण इसे हटाना सही लगा और बदले में 2006 में एक नया एक्ट प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया गया, जो पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत और इफेक्टिव रहा। सबसे बड़ी बात, इस एक्ट के अनुसार चाइल्ड मैरिज ना सिर्फ एक गलती है बल्कि ये पूरी तरह अपराध है, जिसके लिए कानून भी सख्त बनाए गए, पुलिस और कोर्ट को भी ज़्यादा राइट्स दिए गए, लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मजबूत किए गए। जैसे कुछ जरूरी सेक्शंस जो इसे ज़्यादा मजबूत और सख्त बनाते हैं। पहली चीज़, इस एक्ट के अनुसार चाइल्ड मैरिज करना अपराध हुआ और हो भी गया तो सेक्शन 3 के अनुसार फैमिली कोर्ट में आवेदन करके कैंसिल करा सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान देना होगा कि आवेदन को लड़का लड़की के मैरिजेबल एज के कंप्लीट होने के 2 साल के भीतर करना होगा। दूसरी चीज, अगर विवाह कैंसिल होता है तो कोर्ट सेक्शन 4 के अनुसार लड़की को मेंटेनेंस और रेजिडेंस देने के ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर बाल विवाह से कोई बच्चा हुआ तो उसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 5 के अनुसार कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसकी देखरेख कौन करेगा। अब गलती करने पर पनिशमेंट कैसी हो सकती है? अगर कोई पुरुष जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है और वो 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करता है
तो उसे सेक्शन 9 के अनुसार 2 साल की जेल या 1 लाख का जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकता है। यही नहीं, शादी को जो पंडित, मैरिज ब्रोकर या जो कोई रिश्तेदार कराता है उन्हें भी सेक्शन 10 के अनुसार 2 साल की सजा प्लस जुर्माना लग सकता है। सिर्फ इन्हें ही नहीं, अगर पेरेंट्स भी जानबूझकर ऐसा करवाते हैं तो उन्हें भी सेक्शन 11 के अनुसार सजा हो सकती है। ये सब तो ठीक है, अगर ऐसा करते पकड़े गए तो सेक्शन 15 के अनुसार पुलिस बिना वारंट के पकड़ सकती है और बेल भी कोर्ट से ही मिल सकता है। यानी इस चीज़ को पूरी तरह सीरियसली लिया गया, जिस कारण धीरे धीरे कई बदलाव दिखने शुरू हुए। लड़कियों को अब शिक्षा लेने का बढ़ावा मिलने लगा, सरकार और एनजीओ द्वारा अभियान चलाए जाने लगे। कितनी लड़कियों ने खुद शादी करने से इनकार किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाल विवाह को लेकर कानूनी शिकायत करने लगे। एक और चीज़, इनकी सुरक्षा के कारण कुछ हद तक एक और प्रथा अपनाई गई थी। बचपन में शादी होने के बाद लड़का लड़की दोनों अपने अपने घर रहते थे, तब तक जब तक दोनों मैच्योर नहीं हो जाते थे। अब टॉपिक पर वापस आएँ तो इस चीज़ में कितना सुधार हुआ। 2005-6 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 3 की रिपोर्ट के अनुसार 20 से 24 साल की महिलाएं जिनकी शादी 18 साल की उम्र से पहले हो चुकी थी। अब इस एज ग्रुप की महिलाओं को लेना भी एक वजह है, जैसे 18 साल से पहले का रिकॉर्ड्स मिल जाता है, मेमोरी रिकॉल ज़्यादा एक्यूरेट होती है, रिसेंट ट्रेंड्स के एनालिसिस का पता चलता है। इस डेटा से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कंपेयर करने में आसानी होती है। अब इस सर्वे के अनुसार देखें तो इनकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 47% थी, जो 2015-16 के सर्वे के बाद घटकर 26.8% हो गई। यानी इन 10 सालों में अप्रोक्स 21% रिड्यूस देखने को मिला। फिर अगले 5 सालों में 2021 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस बीच रिडक्शन स्लो हो गए। इस बीच सिर्फ 3.5% ही रिड्यूस देखे गए, जबकि बदले में इन 5 सालों में कुछ स्टेट्स में दोबारा ग्रोथ भी देखे गए। जैसे त्रिपुरा में 7% देखा गया, मणिपुर में 2.6%, असम में 1%, पंजाब में 0.7%। लेकिन कुछ स्टेट्स के मुकाबले तो ये भी कम है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इन 5 राज्यों में आधे से ज्यादा गर्ल्स और वुमेन इसका शिकार होती हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। भले ये घटकर 16% हो गया है, लेकिन फिर भी अपनी पॉपुलेशन के कारण सबसे ऊपर है। इन सब के अलावा भी कई और स्टेट्स में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा। मोस्टली इसकी प्रेवलेंस स्टेट्स और टेरिटरी पर डिपेंड करती है। जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में कम से कम 40% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। अगर मामले देखें तो 2022 में 1000 से ज्यादा केसेस देखे गए, जिनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक से थे। वहीं 2022 एंड 23 में 59,000 से ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस रोके गए, जिनमें ज्यादातर मामले बिहार से थे। इनमें करीब 60% लड़कियां 15 to 18 ईयर एज ग्रुप की थी और 26% 10 to 14 एज ग्रुप की थी, और तो और 0.6% केसेस 9 ईयर और उससे भी कम एज ग्रुप की लड़कियों की थी। इसे रोकने वाली चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज एक रिसर्च पेपर तैयार की, एजुकेट टू एंड चाइल्ड मैरिज, जिसे सर्वे 5 से रिलेट किया तो एक कॉमन फैक्टर मिला। देखा कि जहाँ पर लिटरेसी रेट हाई है वहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस रेट लो है। जैसे केरला में लिटरेसी रेट 96% है तो चाइल्ड प्रेवलेंस रेट मात्र 6% है। इसी तरह मिजोरम में लिटरेसी रेट 93% है तो चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस रेट सिर्फ 8% है, जबकि बिहार में लिटरेसी रेट 61% है तो चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस रेट 41% है। इसी तरह राजस्थान में लिटरेसी रेट 64% है और चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस रेट 25% है। लेकिन कुछ जगहों पर दोनों ही हाई है, जैसे वेस्ट बंगाल में लिटरेसी रेट 77% है तो चाइल्ड मैरिज रेट भी 42% है, और त्रिपुरा में तो लिटरेसी रेट 82% होने के बावजूद भी चाइल्ड मैरिज रेट 40% है। मगर फिर भी ये लगता है कि लिटरेसी रेट एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकती हैं, साथ ही सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चरल प्रैक्टिस भी इसमें इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी टॉपर्स रहे स्टेट्स में अवेयरनेस और सोशल इकोनॉमिक उपाय जरूरी बताएं। कुछ स्टेट्स में तो स्ट्रॉन्ग एक्शन इन्फोर्समेंट भी किए जा रहे हैं, जैसे असम में 2023 से स्ट्रिक्ट पुलिस एक्शन के थ्रू 54% रिडक्शन आया है। यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है कि 2026 तक चाइल्ड मैरिजेस को 0 कर दिया जाएगा। कर्नाटक में तो माइनर इंगेजमेंट पर भी रोक लगा दिया है। इसके अलावा बिहार, झारखंड जैसे 9 स्टेट्स में ये इन्फोर्समेंट एफर्ट्स किए गए हैं। वहीं ओवरऑल अगर चाइल्ड मैरिजेस एग्जैक्टली कितने प्रैक्टिस किए जाते हैं, अगर इसे देखें तो एनजीओ रिपोर्ट्स के अनुसार 4400 से भी ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस पर डे प्रैक्टिस किए जाते हैं, मगर पिछले 5 सालों में केवल 3800 केसेस ही रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो सोचिए ग्राउंड लेवल की कंडीशन से कितनों का फ़र्क है। इसीलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। मगर इन सबके बीच एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल निकलता है कि अगर बाल विवाह होता है तो इससे कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले शुरुआत शादी से होती है। बचपन में शादी होने से सबसे पहले 2 बच्चों का बचपन छिन जाता है।
ना सपने देखने का मौका मिलता है, ना कुछ करने की सोच होती है। अगर कोई सपने होते भी हैं तो वो इसी के साथ दफन हो जाते हैं। और तो और किसी चीज़ की समझ बूझ ना होना एक अलग ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसका असर लड़कियों पर ज़्यादा होता है। अब कम उम्र में जिम्मेदारियों का होना मुश्किलें बढ़ाता है। इनको घर के काम के साथ साथ पति का ख्याल और सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, जबकि इनकी उम्र खुद जीने और सीखने की होती है। घरेलू हिंसा और सोशल खतरों का सामना करना पड़ता है। इन्हें कई बार अपने से ज़्यादा उम्र के पुरुष के साथ शादी करनी पड़ती है। अगर नहीं करती हुई तो इन्हें मारा पीटा डांटा इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। कहीं कहीं तो मार्टियर रेप तक होता है, जो इंडिया में अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। अब शादी के बाद मेंटल प्रेशर और फियर दिखाई देता है। नया परिवार, नए लोग, नए नियम, एकदम से सब कुछ बदल जाता है। लड़की इमोशनल प्रेशर, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। कई बार इन्हें अपना ओपिनियन भी रखने नहीं दिया जाता। ये सब तो ठीक है, कम उम्र में शादी होने से HIV जैसे डिजीज का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान होती है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अनामिया, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस और मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ जाता है, जिस कारण माँ बच्चे दोनों की मौत होने का खतरा ज़्यादा होता है। किस्मत से अगर सब कुछ सही रहा तो बच्चे पूरी तरह हेल्दी नहीं रहते। बच्चों का अपना शारीरिक विकास अधूरा रह जाता है। रही बात एजुकेशन की, तो शादी के तुरंत बाद ही छूट जाता है। ज़्यादातर केसेस में लड़कियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है, क्योंकि अब तो घर संभालना होता है। वहीं पर लड़की अपने सपने को खत्म कर लेती हैं। लड़कों का भी यही हाल होता है। इनका भी सब कुछ छूट जाता है जब जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। बाद में इन सब का रिग्रेट भी होता है। जब वो बड़े होते हैं तब इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने अपने बचपन, करियर, आज़ादी सब कुछ खो दिया। अब एजुकेशन ना हो पाने की वजह से लड़का लड़की दोनों में से किसी को भी अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, जिसमें ज़्यादातर लड़कियों को पति और घर वालों पर डिपेंड रहना पड़ता है। बात यही खत्म नहीं होती। पेरेंट्स का अनएजुकेटेड होना और फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बढ़ना बच्चों को भी इस चक्रव्यूह में फंसाता है। ऐसे में एक पूरी नस्ल का विकास रुक जाता है। आसान भाषा में कहे तो चाइल्ड मैरिज सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि जिंदगी बर्बाद कर देने वाली परंपरा है, जिसमें केवल एक परिवार ही नहीं फंसता बल्कि पूरे समाज का विकास रुक जाता है। ये प्रथा ज़्यादातर रूरल एरियाज और लो एजुकेशन एरियाज में ज़्यादा प्रचलित है। जो इसका मोस्टली रीजन जो अभी भी बना हुआ है वो पॉवर्टी, जेंडर इनक्वालिटी, प्रोटेक्शन, फियर, स्कूल ड्रॉप आउट, सांस्कृतिक दबाव और लीगल इन्फोर्समेंट में कमी होना, जो इसके बैकग्राउंड रीजन्स भी रहे हैं। कोविड-19 के दौरान भी कुछ जगह पर इंक्रीमेंट देखा गया, जैसे महाराष्ट्र में पॉवर्टी की वजह से पेरेंट्स ने शादी के लिए जोर डाला था। इसीलिए ये सिर्फ गवर्नमेंट या कानून की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज, परिवार, स्कूल और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसे रोकने में मदद करें। इसे रोकने में हम कई तरह से मदद कर सकते हैं, जैसे अपने परिवार में लोगों को इसके बारे में समझा सकते हैं, गांव के लोगों को इसके नुकसान के बारे में बता सकते हैं, स्कूल में पोस्टर, स्लोगन और नाटक के जरिए अवेयरनेस फैला सकते हैं, समाज में लोगों को इस बात से रूबरू करा सकते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाते रहना उन्हें जल्दी शादी करने से बचाता है, क्योंकि स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद ही अधिकतर बचपन में शादी होती है। लोगों को बताने की कोशिश कीजिए कि एजुकेशन से दूर करके बचपन में शादी करने से गरीबी का निवारण नहीं होता, बल्कि वेल एजुकेशन से, स्किल ट्रेनिंग, जॉब्स और इंटर्नशिप होने से होता है। फैमिली को सरकारी मदद जैसे राशन, पेंशन जैसी चीज़ों के बारे में बताएं। इस बात की जानकारी दे कि गवर्नमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्कीम के जरिए फ्री एजुकेशन और स्कॉलरशिप में मदद करती है। महिलाओं और लड़कियों को उनका अपना अधिकार समझाएं कि उनके हक के बिना शादी इलीगल है। सीधे तौर पर वो मना कर सकती हैं, कानून उनके साथ है। इसके अलावा रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर से मदद ले सकते हैं। पंडित, मौलवी, पास्टर से अगर मना करे तो शादी रुक सकती है। इन सब के बावजूद भी अगर कहीं बाल विवाह हो रहा हो तो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर कहीं पर शक हो या प्लानिंग हो रही हो तो 1098 चाइल्ड लाइन पर कॉल करें। लोकल पुलिस स्टेशन या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करें, या फिर स्कूल टीचर, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर को बताएं। मगर रिपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान दें कि आप अपनी पहचान छुपा के रखें, वरना आप पर भी फिजिकल अटैक हो सकते हैं। अगर इनमें से एक छोटी भी मदद आप करते हैं तो आप समाज और देश को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। और अगर आपके परिवार, दोस्त, रिश्तेदार या फिर आपके आसपास कोई भी लोग इस बात से अनजान है कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।